नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या किसी भी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर का पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं उसका नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या आप जिस तरह से प्ले लिस्ट में जाते हैं उसी तरह से और आगे जाइएगा तो आएगा अबाउट, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं वीडियो का, नो बकवास सीधा पढ़ाई। तो पहला जो प्रश्न है आज का, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताना आपको कि ऐसे कौन से नेता यानी किस भारतीय नेता के जन्म दिवस पे 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप तो जानते हैं शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस अलग है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और एक प्रश्न यहाँ से ही बन गया कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर, ये हो गया। अगर आपसे पूछ लेगा शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर। अगर पूछेगा शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस पर मनाया जाता। और एक कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति कहने का मतलब है तो ये भी प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी में कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे, सभापति। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रथम सभापति भी कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्म दिवस पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा। और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे, 1939 में। इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ आपको हम कुछ पॉइंट लिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड। एपीजे अब्दुल कलाम, 3 पॉइंट आपको लिखा रहा है, किसी न किसी एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसको नोट करिएगा। कौन सा पॉइंट है, पहला लिखिएगा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो के सिवान, इसको नोट करिएगा। के सिवान रॉकेट मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तो अगला पॉइंट लिखिएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम, इसको नोट करिएगा। और जो अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सब पूछा जाएगा। कोई भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा, कोई भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी में पूछ लेगा मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। क्या पूछेगा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। मैन तो मालूम होगा, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, इसको नोट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। टेसी थॉमस। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, जो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। 1969 में प्रथम बार मानव चंद्रमा पे गया। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस,
देखिए यहाँ टेसी थॉमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि 11 नवंबर को हर बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। इसको नोट कर लीजिए, स्टार लगाकर, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। इनमें से कौन जलडमरू मध भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? पृथक करने का मतलब है अलग करना, और जलडमरू मध कहने का मतलब है दो बड़े जलाशय को जोड़ने वाला जल रेखा। जो दो बड़े जलाशय को जोड़ने वाला जल रेखा, जोड़ने वाला जल रेखा। इसका कहने का मतलब जैसे मैं मान लीजिए इधर मान लीजिए कोई जलाशय है और इधर, और ये मान लीजिए बीच में अवरोध है मान लीजिए किसी प्रकार का, तो घूम के जाना पड़ेगा तो दूर पड़ेगा। तो इसलिए बीच में मान लीजिए कोई हम बना दिए क्या, नहर जैसे बना देते हैं सवेज ने किसी भी प्रकार का, तो इसी को हम कहते हैं क्या? जलडमरू मध। कहने का मतलब दो बड़े जलाशय को जोड़ने वाला जल रेखा को बोलते हैं जलडमरू मध। इसी के द्वारा नौकायान, मतलब कहने का मतलब एक तरह से शॉर्ट रास्ता जल का। जिस तरह से स्थल पे होता है दर्रा, क्या होता है? संकरे भार को, जो संकरे रास्ता, संकरे जैसे में स्थल पे क्या होता है? दर्रा, समझते हैं दर्रा? तो दर्रा होता है पहाड़ियों के बीच होता है रास्ता जोड़ने वाला। जैसे मैं बोल देगा कि श्रीलंका ले सब जो जिस तरह से पूछता है दर्रा जोड़ने वाला, तो जो संकरे भाग होता है ना पहाड़ी में, जो दो स्थानों को जोड़ने वाला रास्ता, उसी तरह से जल में होता है जलडमरू मध, यानी स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं, यह जल संधि। जल संधि कहने का मतलब होता है जल, और संधि का मतलब मिलन, और जल का मतलब पानी। दो जलाशय को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? जलडमरू मध या जल संधि या स्ट्रेट। इसको आप याद रखिएगा। तो ये नहीं पूछेगा, पूछा कि तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, तो इसको आप यहां देखिएगा। देखिए यह है भारत का मैप। एक क्या है? भारत का मैप है। भारत के मैप में जब आप यहाँ आइएगा निचला छोर पे, तो यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं पाक स्ट्रेट, ये क्या? पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे पाक स्ट्रेट और यहाँ पे है क्या? गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कभी कभी पूछ लेता है ऊपर कौन सा स्थित है? पाक की खाड़ी, और नीचे क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी सबसे पहले आता है पा, उसके बाद आता है मा, यानी पाक की खाड़ी ऊपर होगा, उसके बाद क्या होगा? मन्नार। तो इसको नोट करिएगा। इधर क्या है? इधर जो हो जाएगा इस साइड हो जाएगा, 1 मिनट, हिंद महासागर, और जो इधर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। इसको नोट कर लीजिएगा। ये हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का पाक जलडमरू मध। पूछा प्रश्न इनमें से कौन सा जलडमरू मध भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो पाक जलडमरू मध। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाएगा इसको नोट करिए। देखिए आप, यहाँ पे स्थित है भूमध्य सागर, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे क्या? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर का कुंजी। भूमध्य सागर को क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं। किसको? जिब्राल्टर जल संधि को। इसको नोट करिए। और देखिए यहाँ पे है रेड सी, जो ये देख रहे हैं ये रेड सी है, और ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पे है सवेज नहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सवेज नहर। तो पूछता है कि सवेज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। और ऊपर जाइए तो यहाँ पे ब्लैक सागर है, इधर आएगा तो कैस्पियन सागर है, इधर आएगा तो अरल सागर है। तो इसको नोट कर लिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछा जा सकता है, पूछेगा कि सवेज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर है, और ये लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से। और भूमध्य सागर का कुंजी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए हम लोग सीधा पढ़ाई करेंगे, इसमें नो बकवास होगा। आपको लास्ट में कुछ भी पूछना हो तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय
उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? यह क्या था जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया और यह क्या था? तो सबसे पहले आता है कि यह था क्या, तो ये तो लागू हुआ था 1859 में। ये था कि जो भी मजदूर जो बागान में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम मजदूर है बागान में काम कर रहे हैं, तो बिना परमिशन के हम बाहर नहीं जा सकते। यही था यह नियम। यह नियम किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। इस नियम में बोला गया कि अब बिना परमिशन के अब बाहर बागान से नहीं जा सकते। जैसे में चाय बागान हो गया, तो मजदूर को इससे क्या होता था? कष्ट होता था, बहुत मुश्किल से ये परमिशन मिलता था बाहर जाने के लिए। यही था यह अधिनियम, और किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। और एक कब हुआ था पारित? 1859 में। 1856 मोस्ट इंपोर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 का एक्ट था। और कौन जुड़े हुए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और किसके समय में आया था? डलहौजी के समय में। और प्रथम ट्रेन किसके समय चला था? डलहौजी के समय में, मुंबई से थाने। डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और विधवा पुनर्विवाह कहने का मतलब है, शब्द में ही छुपा है, विधवा पुनर्विवाह यानी विधवाओं का पुनर्विवाह यानी फिर से विवाह इस अधिनियम के द्वारा मिल गया। विधवा कहने का मतलब है किसी भी स्त्री के पति डेट कर गया हो। ऐसा भगवान करे कि किसी के साथ ना हो, लेकिन आपको मैं एग्जांपल दे रहा है। तो मान लीजिए किसी स्त्री के पति डेट कर गया, तो वही क्या है, मतलब वो विधवा हो जाती है। तो विधवा को जो पहले था, इससे मतलब वो दोबारा शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अधिनियम है, इसके आ जाने से जो विधवा है वो फिर से मतलब शादी कर सकते हैं, दोबारा से शादी कर सकती है। यही था विधवा पुनर्विवाह एक्ट। और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, मतलब फिर से विधवाएं विवाह कर सकती है। तो ये कब का था? 1856। और कौन जुड़े हुए थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। इसको नोट कर लीजिएगा। 1857 का क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट क्रांति आपको करा दिया गया। और उस समय के कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को वाइसरॉय बनाया जाता है 1858 में। 1858 में एक बार जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर, जैसे में पूछ लेता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, तो हम आपको एक बार लाइन की लिस्ट आपको पूरा करा देंगे। तो 1857 में जो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसको बनाया गया था 1858 में भारत का प्रथम वाइसरॉय। और ये क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। 1857 तक रह गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और प्रथम वाइसरॉय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। जो अंतिम होता है वही क्या होता है? प्रथम। इसको नोट रख करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम अधिमहाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था? लिख रहा कि प्राचीनतम अधिमहाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया भी था, भारत भी था, दक्षिण अफ्रीका भी था। इसमें सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारत किसका हिस्सा था? तो गोंडवानालैंड का। तो नहीं पूछा तो फ्रांस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसको याद रखिएगा कि भारत किसका हिस्सा था? गोंडवानालैंड का। तो अगला प्रश्न चलते हैं। कांगो नदी पर निर्मित डॉट बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। और एक कांगो नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कांगो नदी से, हम इसको करा दे रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि रेखा 0 डिग्री, ये कौन सा डिग्री रेखा? 0 डिग्री लाइन। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। देखिए, जो भी प्रश्न पूछेगा हम आपको सारा करा देंगे। 1 मिनट। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये हो गया भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत
रेखा और ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा। और यही प्रश्न पूछेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो मकर रेखा कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी। अगर पूछेगा विषुवत रेखा को, कांगो, कांगो। वही पूछेगा कर्क रेखा को, माही, माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी। कहाँ, भारत में, गुजरात में। और कांगो दक्षिण अफ्रीका, और लिम्पोपो भी कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। तो इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंगा, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या। तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि मुद्रास्फीति है क्या, तो हम इकोनॉमिक्स का जो भी प्रश्न है, देखिए इकोनॉमिक्स है जो समझने वाला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक्स से जो भी प्रश्न पूछा गया हम उसको कलेक्ट कर आपको उसको एक बार टॉपिक ही लाकर करा देंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मुद्रास्फीति कहने का मतलब है, एक होता है वस्तु का मूल, एक होता है मुद्रा का अवमूल्यन। वस्तु का मूल घटना, वस्तु का मूल घटना। और देखिए 2 तरह का यहाँ पे है, जैसे में वस्तु का मूल का घटना और मुद्रा का जो रुपया है उसका मूल। मुद्रा यानी आप समझ रहे हो, मुद्रा जो हम लोग मुद्रा का मूल और वस्तु का मूल। मुद्रा का मूल और वस्तु का मूल दोनों 2 अलग है। सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों 2 अलग है, समझिएगा। मुद्रा का मूल और वस्तु का मूल, जिस तरह से हमारा जो कान है देखने में एक जैसा है लेकिन दोनों 2 है, मतलब 2 कान एक तरह से समझ लीजिएगा कि मुद्रा का मूल और वस्तु का मूल 2 कान है। फिर से समझिएगा, मुद्रा का मूल और वस्तु का मूल क्या है, 2 कान है। तो मुद्रा का मूल कहने का मतलब है कि घटना, और वस्तु का मूल बढ़ना, यही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। जैसे मान लीजिए मार्केट में जो भी वस्तु है उसका डिमांड ज़्यादा है और वस्तु का जो निर्यात है मतलब कम हुआ। जो वस्तु का जो निर्यात है क्या है, कम है, और उसका डिमांड ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट उसका बढ़ेगा। तो यही क्या होता है, मुद्रास्फीति आ जाएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होता है। किसी भी प्रकार के बाटा वाला, सोडा वाटर बोले, खाने वाला, मतलब जो भी आप पीते पेय पदार्थ जितना भी प्रकार का हो गया, किसी भी प्रकार का सोडा वाटर, लेमन वाटर, जो भी लेम विस्की या किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ पीते हैं जो भी ठंडा हो गया, सभी में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जब भी पूछेगा तो आंख मूंद के मार दीजिए, CO2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। और हाइड्रोजन क्या है, अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डॉट वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो कितना से कितना था, 6 से 14। और आपको बताना कि मूल कर्तव्य में, जो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन जोड़ा कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और शुरू में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। कितने, 10। लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें बताया गया, क्या बता, अनिवार्य रूप से शिक्षा। क्या जोड़ा गया, अनिवार्य रूप से शिक्षा, यानी अनिवार्य शिक्षा। और इसको कब जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो किसको जोड़ा गया था, अनिवार्य शिक्षा, मतलब कितना से कितना, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी।
यही पूछ लेगा मूल अधिकार में कब जोड़ा गया था, तो इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 21 के का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु या सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से डॉट डॉट अधिक दूरी स्थित होता है। तो 25 सेंटीमीटर आपको बचपन से ही याद होगा, 9वां 10वां में सब बहुत पढ़ना। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ होता है हाइपरमेट्रोपिया, कहने का हाई का मतलब ही होता है दूर, ना बोला हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन यानी दूर। हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब दूरदृष्टि, यहाँ लिखा गया या दूरदृष्टि, दूर दृष्टि दोष। और एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो देखिएगा दूर और निकट जब आप लिखिएगा तो 2 अक्षर से लिखा था, 3 अक्षर से, यानी 3 अक्षर से 2 अक्षर से। तो आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। अवतल, गलती से भी दर्पण नहीं मारिएगा क्योंकि चश्मा में कभी भी लगेगा तो लेंस लगेगा, और इसको दूर करते हैं उत्तल लेंस से। तो दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करते हैं, उत्तल लेंस से, और निकट दृष्टि अवतल। बड़ा को बड़ा के साथ, छोटा को छोटा के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। निकट यानी निकटतम न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है कि समान निकट दृष्टि बिंदु से डॉट अधिक दूरी स्थित होता है, यानी 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए वस्तु और प्रतिबिंब, जो भी वस्तु रखा गया और जो हमारा आंख उसके बीच की दूरी। अगला प्रश्न चलते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासत शामिल थे, तो ये शामिल था 565 को। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है, और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। यानी कितना परसेंट, वैध मतों का कितना परसेंट हासिल करेगा, तब बनेगा 6%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को एक बार खुद से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आईबीएम कॉरपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप पूछ रहा है क्या है, तो पूर्ण रूप सभी शिफ्ट में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तंजौर चित्रकला शैली का उद्गम किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। जो तंजौर है चित्रकला शैली का उद्गम किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर बी। ये सब फैक्ट प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फाइंग पैन लेक किस देश में स्थित है। लिखा गया कि सबसे जो बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग, या इंग्लिश में देख सकते हैं फ्राइंग प्लान लेक, किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी। कहां स्थित है, इंडोनेशिया में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना इंडोनेशिया किस महादेश में पड़ता है। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस बजट को कहा जाता है, तो 1973 से 74। ऑप्शन नंबर बी। और रेलवे बजट यानी आम बजट से अलग पेश किया गया था। रेलवे बजट को कब से, 1924 से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 में इसको क्या कर लिया, फिर से साथ में पेश किया जाता है, मतलब 2016 में इसको मिला लिया गया। 1924 से रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाता था। तो शुरू कब से हुआ अलग से पेश होने के लिए रेलवे बजट, 1924 से, और फिर इसको कब मिला लिया गया, 2016 में, 92 वर्ष के बाद। तो काला बजट किस वर्ष को कहते हैं, 1973 से 74। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हम आपको जहां समझाना हो वहां आपको हम रुककर समझा देंगे,
लेकिन जहां हम लोग फास्ट करेंगे, जहां आप सिर्फ याद रहेगा फैक्ट प्रश्न याद करने वाला, वहां हम लोग तेजी से करेंगे, और जहां समझाना रहेगा वहां हम रुक के समझा देंगे। कांगो नदी, इसके बारे में हम बता दिए। अब कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा। और ये भी प्रश्न पूछा था पृथ्वी पर सबसे लंबा रेखा कौन सा है? तो भूमध्य रेखा। ये प्रश्न पूछा गया। अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो कौन थी? हरमनप्रीत कौर। इसको याद रखिएगा, करंट का प्रश्न है। इनमें से किस वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया था अध्यक्ष? ये सब करेंट का प्रश्न है। लिख रहा कि 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का अध्यक्ष चुना गया। का अध्यक्ष चुना गया मतलब किसको चुना गया? ABC, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ABC का अध्यक्ष किसे चुना गया 2021-20 के लिए, यानी 2020-21 के लिए? तो किसको चुना गया था? ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र बी दर्डा। नाम ही वैसा ही है, देवेंद्र बी दर्डा। इसको आप फुल फॉर्म भी आप याद रखें, ABS का फुल फॉर्म ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता, यह शॉर्ट में दे देगा नाम और पूछ लेगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, ये मान लीजिए केंद्रक है और ये उसके बाद झिल्ली, बीच में जो भरा होता है जेली जैसा पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है? पत्ते हरे होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व जो पाया जाता है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, तो कौन बोले थे? स्वामी विवेकानंद। और प्रथम बार विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे कहाँ? शिकागो में। कब? 1893। नोट पॉइंट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? कौन किए थे? सतनार। ये आपको याद करना पड़ेगा कि सतनार थे रचनाकार इसके, तो थे, ये नहीं कि चेंज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया? यानी कहने का मतलब इस अधिनियम से पहले क्या था? प्रेस का स्वतंत्रता था, लेकिन प्रतिबंध कर दिया गया। तो कब पेश किया गया था? 1904 में। 1904 में। और भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? चार्ल्स मेडकॉक को। इसको नोट कर लेगा, चार्ल्स मेडकॉक। चार्ल्स मेडकॉक को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1905 बंगाल विभाजन। 1907 कांग्रेस विभाजन हुआ, विभाजित हुआ 2 दलों में। जुलाई 1907 में, जुलाई 2019 लिखा गया, 1907 बोल रहे हैं, यहाँ वाला बोला गया, ये उसका 1907 होगा जो कांग्रेस विभाजित हुआ तो 2 दलों, गरम दल और नरम दल। जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2019 में टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। और कब का था? 2018 का अर्जुन पुरस्कार था। नाम बताना आपको, रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये कल भी आपको बताया गया, तो कल के वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा।
26 नवंबर। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और संविधान को बनने में कितना दिन लगा था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को कब शुरू किया गया? यानी 15 अगस्त 1995 को किसको शुरू किया गया था? किसको? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NSAP। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रत्यक्ष कहने का मतलब अगर इंग्लिश में आपको बताएंगे डायरेक्ट लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को। और मोस्ट इंपोर्टेंट डेट दे रहा, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और एक किसके स्थान पर आया था? किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को। मोस्ट इंपोर्टेंट। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और पहले अध्यक्ष कौन थे? जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे लिखा गया होगा। ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? सिंपल प्रश्न पूछ रहा है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रतिक्रिया के कारण जो ऊपर और नीचे जो वृद्धि होता है पेड़ पौधे में या अंकुर में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। तो प्रकाश से रिलेटेड है ना, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलती होगा। कभी कभी ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। जल अनुवर्तन ये भी नहीं होगा, रसायन अनुवर्तन ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बच गया गुरुत्व अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न से भी आप छाट सकते हैं इस ऑप्शन को। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह है आदित्य 11 सूर्य का अध्ययन। तो प्रश्न पहला बनेगा सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन था आदित्य 11। तो इसमें 11 का क्या अभिप्राय है? तो पहला प्रश्न क्या बना कि सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन कौन था? आदित्य 11। तो 11 का अर्थ क्या है? लैग्रैंगियन पॉइंट। देखिए लैग्रैंगियन पॉइंट, इसका क्या है? लैग्रैंगियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी लैग्रैंगियन पॉइंट। इंग्लिश में हम देख सकते हैं लैग्रैंगियन पॉइंट। 11 का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न बनेगा कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म पूछेगा डायरेक्ट कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IMF। और इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC USA में। दोनों का मुख्यालय कहाँ? विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF बोलते हैं, कहाँ मुख्यालय? तो वाशिंगटन DC USA में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मुख्यालय और इसका फुल फॉर्म। तो पूछ रहा है कि स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न, आप इसको याद रखिएगा। कोई भी एक प्रश्न जरूर छपेगा कि IMF का मुख्यालय कहाँ, फुल फॉर्म क्या होता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, किस सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया था, ये प्रश्न पूछेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और ADB का मुख्यालय कहाँ? मनीला, फिलीपींस। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ बताएंगे? मनीला, फिलीपींस। इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो सारा प्रश्न क्लियर हो गया। जो भी हम लोग प्रश्न कलेक्ट किया आज के लिए वो समाप्त हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। अगर इसका PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वर्तमान में जो भी पेपर हो रहा है उसका PDF आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
और हेल्पफुल होगा, तब वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।